नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद एमसी चैनल पे। दोस्तों ये बिहार पुलिस का 51वां प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले 50 प्रैक्टिस सेट अपलोड किए जा चुके हैं। यदि आपने उन सभी वीडियोस को नहीं देखा है तो उन सभी वीडियो के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो आप लोग वहां से उन सभी वीडियोस को भी देख सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए करते हैं आज के इस प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट। वीडियो आपको अच्छे लगे तो लाइक जरूर करें। यदि आप पहली बार इस चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन जरूर करें, ताकि जो भी नए वीडियो आए इसकी सूचना आपको सबसे पहले मिलते रहे। तो चलिए चलते सीधे क्वेश्चंस की तरफ। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, तो चलिए क्वेश्चंस को देखते हैं अच्छे से और इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। साथ ही साथ आप लोग भी चाहे तो आंसर कर सकते हैं, नीचे आप लोग भी कमेंट बॉक्स में आंसर करते रहें। तो पहला क्वेश्चन है कि उपसौर की स्थिति कब बनती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे भी गए थे बिहार पुलिस के पिछले एग्जाम में। ठीक है, 2020 में जो एग्जाम हुए थे उसमें ये क्वेश्चन पूछे भी गए थे सेकेंड शिफ्ट में। तो क्वेश्चन का आंसर वो क्या है, इसमें सही आंसर है ऑप्शन बी, 3 जनवरी को। 3 जनवरी को उपसौर की स्थिति बनती है। 3 जनवरी को उपसौर की स्थिति बनती है। उपसौर की स्थिति में पृथ्वी से सूर्य की दूरी 14.70 करोड़ किलोमीटर हो जाती है। ठीक है, और पृथ्वी जब सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है तो उसे ही उपसौर कहते हैं। उपसौर कैसे कहते हैं आपने समझ लिया। उपसौर उसे कहते हैं पृथ्वी जब सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है, चली जाती है, तो उसे उपसौर कहते हैं। और यह घटना कब होती है, 3 जनवरी को। आगे भी क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि किस अर्थशास्त्री के अनुसार अर्थशास्त्र मनुष्य के भौतिक कल्याण का अध्ययन है। तो ये किसके अनुसार कहा गया, आप लोग जल्दी से आंसर करके बताएं। इसमें सही आंसर क्या है, इसमें सही आंसर है ऑप्शन ए, मार्शल। ऑप्शन ए मार्शल इसमें बिल्कुल सही आंसर दिए हुए हैं। मार्शल के अनुसार अर्थशास्त्र मनुष्य के भौतिक कल्याण का अध्ययन है और मार्शल के अनुसार आर्थिक क्रियाएं सुख प्राप्ति हेतु की जाती है। ये भी इनके द्वारा ही कही गई है और मार्शल के अनुसार ही कहा गया है कि मार्शल ने कहा था कि अर्थशास्त्र विज्ञान एवं कला दोनों है। अर्थशास्त्र जो है यह विज्ञान भी है और कला भी है। ठीक है, तो ये इन्होंने ही कहा था कि इन्होंने, मार्शल ने ही। आगे फिर क्वेश्चन को देखते हैं। आगे फिर क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। 2 क्वेश्चन आपको दिख रहे होंगे, तो चलिए इसे थोड़ा सेट कर लेते अच्छे से। हाँ, क्वेश्चन बिल्कुल ठीक दिख रहे हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है 3 नंबर में कि निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित नहीं है। सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पे रोपर भी संबंधित है, लोथल भी संबंधित है, कालीबंगा भी संबंधित है। बाकी वालाथल जो है ये संबंधित नहीं है। लोथल यहाँ देख रहे हैं ऑप्शन अनुसार। चले हम लोग, पुरातात्विक स्थल सिंधु घाटी की सभ्यता संबंधित नहीं है, तो वालाथल जो है यह संबंधित नहीं है सिंधु घाटी सभ्यता से। बाकी रोपर संबंधित, आप लोग जानते हैं रोपर इससे संबंधित है, लोथल संबंधित है, कालीबंगा भी इससे संबंधित है। लोथल जो आप लोग जानते हैं लोथल के बारे में, लोथल हड़प्पा सभ्यता कालीन बंदरगाह था। ठीक है, इनके बारे में जानते हैं आप लोग। और लोथल से ही चावल का परवान भी मिला था। कहां से मिला था, तो लोथल से ही। ठीक है, बात करें हम लोग वहीं पे हड़प्पा की, तो हड़प्पा सभ्यता भारत की प्रथम शहरी सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता काल के बारे में कभी कभी पूछ ले जाते हैं। तो C14 पद्धति के अनुसार हम लोग बात करें तो C14 पद्धति के अनुसार 2350 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व को हड़प्पा सभ्यता का काल माना जाता है। ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं, यहाँ पे साफ साफ पूछ लिए जाते हैं कि हड़प्पा सभ्यता जो है इसका काल कब से कब तक था। तो हड़प्पा सभ्यता का काल C14 पद्धति के अनुसार 2350 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व माना जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। फिर आगे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कणों में से किसका द्रव्यमान सबसे अधिक है। किसका द्रव्यमान सबसे अधिक है, जिसमें अधिक द्रव्यमान किसका है, तो अधिक द्रव्यमान है अल्फा कण का। ऑप्शन ए, बी, अल्फा कण इसमें बिल्कुल सही आंसर दिए हुए हैं। अल्फा कण का द्रव्यमान सबसे अधिक होता है। ठीक है, आगे फिर क्वेश्चन को देख लेते हैं। आगे क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है 5 नंबर में कि निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। कर्क रेखा में के उत्तर में स्थित है। ठीक है, उत्तर में पूछा गया है, तो उत्तर में आप लोग जानते हैं यहाँ पे सही आंसर हम लोग क्या हो जाएगा, बिहार। ऑप्शन सी, बिहार इसमें बिल्कुल सही आंसर दिए हुए हैं। हम लोग जानते हैं कि भूमध्य रेखा के उत्तर में 23.5 डिग्री अक्षांश को कर्क रेखा और दक्षिण में 23.5 डिग्री अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं। ये तो सिंपल से आप लोग समझ गए होंगे। और कर्क रेखा भारत के लगभग बीच से होकर गुजरती है। जैसे भारत का नक्शा यहाँ पे है, तो ये बिल्कुल इसके बीच से होकर गुजरती है। क्या गुजरती है, इसके बीच से होकर, तो कर्क रेखा।
और कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछ ले जाते हैं कि कर्क रेखा जो है यह भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो गुजरती है भारत के 8 राज्यों से होकर। कितने राज्यों से? तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अब यदि ऑप्शंस दे दिया जाए, कुछ ऑप्शंस वहां दे दे और बताए इनमें से कौन से राज्य से होकर नहीं गुजरती है कर्क रेखा, तो यहाँ पे सही आंसर हम लोग को क्या हो जाएगा? गुजरात इसमें गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम, इन सभी 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, तो चलिए फिर आगे क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि भारत ने धारणीय विकास के कितने लक्ष्य निर्धारित किया है। तो भारत ने कितने लक्ष्य को निर्धारित किया है? 17 लक्ष्य को। ऑप्शन बी 17 लक्ष्य। ठीक है, आगे भी बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे गए ये क्वेश्चन भी है। कैलेमाइन एक खनिज है जिसमें होता है, तो इसमें क्या होता है? इसमें क्या होता है? जल्दी से आप लोग बताएं कमेंट करके इसमें सही आंसर क्या है? ZnCO3। ऑप्शन डी ZnCO3 से बिल्कुल सही आंसर दिए हुए हैं। और यह जो है यह जिंक का अयस्क है। जिंक किसे सूचित करते हैं? Zn। जिंक का ये क्या है? तो जिंक का ये अयस्क है। यदि कहीं पूछ ले कि जिंक का परमाणु संख्या क्या होता है, तो जिंक का परमाणु संख्या यदि बात करें तो इसकी परमाणु संख्या क्या होती है? 30। इसकी परमाणु संख्या होती है 30। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चंस को देखते हैं। अब आगे फिर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि पुष्प के किस भाग से केसर उत्पन्न होती है। पुष्प के किस भाग से केसर उत्पन्न होती है? तो इसमें किससे उत्पन्न होती है केसर? केसर हम लोग को कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो हम लोग जानते हैं कि केसर प्राप्त होते हैं वर्तिका से। ऑप्शन बी। पुष्प के किस भाग से केसर उत्पन्न होती है? तो वर्तिका भाग से। ठीक है, वर्तिका भाग से। वर्तिका या फिर वर्तिका, वर्तिका कह के ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएंगे, या फिर वर्तिका ऐसे कहते हैं। ठीक है, आगे फिर क्वेश्चन को देखते हैं। आगे क्वेश्चन नीचे दिए हुए 9 नंबर में कि किस समिति ने भारत के संविधान में मूल कर्तव्य को सम्मिलित करने की सिफारिश की है। किसने सिफारिश की थी? किस चीज के लिए? तो संविधान में मूल कर्तव्य को सम्मिलित करने के लिए। तो ये की थी किन्होंने? ये की थी स्वर्ण सिंह समिति ने। स्वर्ण सिंह समिति, ऑप्शन ए जो देख रहे हैं बिल्कुल सही आंसर दिए हुए हैं। स्वर्ण सिंह समिति से बिल्कुल सही आंसर दिए हुए हैं। स्वर्ण सिंह समिति के रिपोर्ट पर 42वें संविधान संशोधन द्वारा 10 मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया। कितने मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया इसमें? तो कितने कर्तव्यों को मौलिक कर्तव्य? तो 10 मौलिक कर्तव्यों को इसमें जोड़ा गया है। किस रिपोर्ट के अनुसार? तो स्वर्ण सिंह समिति की रिपोर्ट पर 42वें संविधान संशोधन द्वारा 10 मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया। और 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 में एक और मूल कर्तव्य को संविधान में जोड़ दिया गया है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि निम्न में से किस गैस को मार्स गैस के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछे गए, एक दो बार नहीं, बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। तो मार्स गैस किसे कहते हैं? CH4 को। CH4 यानी कि मीथेन। CH4 यानी कि मीथेन को किसे कहते हैं? तो मीथेन को मार्स गैस के नाम से जाना जाता है। मीथेन को मार्स गैस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और यह दलदली जमीन, धान के खेत, कोयला के खदान से बृहद पैमाने पर निकलता है। आगे फिर क्वेश्चंस को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि हरित क्रांति के जनक है। हरित क्रांति के जनक से संबंधित जब क्वेश्चन आते हैं तो यहाँ पे मन में कंफ्यूजन हो जाते हैं। एक तो नॉर्मन बोरलॉग को लेकर और दूसरा MS स्वामीनाथन को लेकर, कि इन दोनों में सही आखिर कौन सा होगा। तो हम लोग को क्वेश्चंस को पकड़ना होगा। क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए क्या? हरित क्रांति के जनक हैं। हरित क्रांति के जनक है, तो हरित क्रांति के जनक साफ साफ हम लोग जानते हैं कि हरित क्रांति के जनक है नॉर्मन बोरलॉग। ऑप्शन बी, नॉर्मन बोरलॉग जो है यह हरित क्रांति के जनक है। और यदि पूछ ले कि भारत में हरित क्रांति का जनक कौन है, तब यहाँ पे आंसर हो जाएगा हम लोग का MS स्वामीनाथन। जब यहाँ पे सिंपल हरित क्रांति के जनक के बारे में पूछे जाए तो सही आंसर हम लोग का होगा नॉर्मन बोरलॉग। और यदि वहीं दे दिया जाए कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन, यदि यहाँ पे भारत लगा दिया जाए तो भारत यदि लगा दे कि भारत हरित क्रांति के जनक कौन है, तो भारत में हरित क्रांति का जनक कौन है? MS स्वामीनाथन हो जाएंगे। तो इसे आप लोग ध्यान में अवश्य रखें। नेक्स्ट भी क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि शिकागो में 1893 में विश्व धर्म संसद में किसने भाग लिया था। ये क्वेश्चन देखते ही आपके माइंड में तुरंत आंसर आ गए होंगे
कि इसमें सही आंसर क्या है। ये क्वेश्चन देखते ही माइंड में तुरंत आंसर आगे होंगे। तो इसमें सही आंसर हम लोग को क्या है, इसमें सही आंसर है ऑप्शन बी, विवेकानंद। ऑप्शन बी इसमें विवेकानंद बिल्कुल सही आंसर दिए हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कॉटन जिन का आविष्कार किसने किया। कॉटन जिन का आविष्कार किसने किया। तो कॉटन जिन का आविष्कार किया किन्होंने, कॉटन जिन का आविष्कार किया था इलीवेटेन ने। इलीवेटेन, ऑप्शन सी जो देख रहे हैं एलिविटेन, इन्होंने ही इसका आविष्कार किया था। कॉटन जिन का आविष्कार कब हुआ था, किस ईस्वी में। यदि ईस्वी पूछ ले तो ईस्वी क्या होगा, 1793। 1793 ईस्वी में इसका किया गया था। ठीक है, आविष्कार किसके द्वारा, तो एलिविटेन के द्वारा। एलिविटेन के द्वारा इसका आविष्कार किया गया था। आगे भी क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन है कि मानव के लिए श्रव्य आवृत्ति की परास क्या है। मानव के लिए श्रव्य आवृत्ति की परास क्या है। ये क्वेश्चन देखते ही आपके माइंड में तुरंत आंसर आ गए होंगे, 20 से 20,000 हर्ट्ज। ऑप्शन डी 20 से 20,000 हर्ट्ज इसमें बिल्कुल सही आंसर दिए हुए हैं। आगे फिर क्वेश्चन देखते हैं। नीचे फिर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिए हुए हैं कि जिन प्रबंधन तकनीक जिसे पीसीआर कहते हैं, इसको विकसित किसने किया था। तो इसको विकसित किया था किन्होंने, इसको विकसित किया था किन्होंने। जल्दी से आप लोग आंसर करके बताएं। इसमें सही आंसर दिया हम लोगों को क्या, इसमें सही आंसर है मूलिस ने। ऑप्शन सी मूलिस इसमें बिल्कुल सही आंसर दिए हुए हैं। इसमें बिल्कुल सही आंसर क्या है, मूलिस ने। कैरी मूलिस ने किसने किया था, कैरी मूलिस ने। ठीक है, कैरी मूलिस ने किया था। कभी कभी यहाँ पे यदि सिर्फ मूलिस हो तो कंफ्यूजन आपको हो जाएंगे। कैरी मूलिस, इसे आप लोग ध्यान में जरूर रखें। साफ नहीं हुआ कोई बात नहीं, कैरी मूलिस। ठीक है, तो अब आप लोग ध्यान में जरूर रखें। आगे फिर क्वेश्चंस को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, तो आगे बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन है कि वर्मी कंपोस्ट में संलग्न मुख्य जीव का नाम क्या है। ये क्वेश्चन आते ही आपके माइंड में आंसर आ गए होंगे कि इसमें सही आंसर तो केचुआ है। इसमें सही आंसर क्या है, ऑप्शन ए केचुआ। आप लोग जानते होंगे कि कंपोस्ट में भी ये काम आते हैं और इसे किसान के फ्रेंड के नाम से भी जानते हैं। इसे किसान का मित्र भी कहा जाता है। इसे किसान का मित्र भी कहा जाता है। किसका मित्र, तो किसान का। आगे फिर क्वेश्चन है कि निम्न में से किसका संबंध राज्य उत्पत्ति के सामाजिक समझौता सिद्धांत से नहीं है। क्या पूछा गया, नहीं है। नहीं है पूछा गया है, तो इसमें किसका नहीं है, तो इसमें मिल का। ऑप्शन सी जो देख रहे हैं मिल, इसका संबंध नहीं है। मिल का संबंध राज्य उत्पत्ति के सामाजिक समझौता सिद्धांत से नहीं है। ठीक है, आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन, इसका आंसर तो आप लोगों को बिल्कुल 100% मालूम होंगे। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे गए थे कि दलित साहित्य जूठन आत्मकथा आप लोगों ने जरूर पढ़ा होगा। जूठन आत्मकथा जो है, इसके लेखक कौन है, जूठन के लेखक कौन है, तो इसके लेखक कौन है, ओम प्रकाश वाल्मीकि। इसके लेखक कौन है, ओम प्रकाश वाल्मीकि इसके लेखक। आप लोगों ने आगे फिर क्वेश्चन है कि पीपल्स वार ग्रुप किससे संबंधित है। पीपल्स वार ग्रुप किससे संबंधित है, तो ये संबंधित है नक्सलवाद से। यहाँ पे नक्सल हो गए हैं, कोई बात नहीं, यहाँ पे नक्सल होंगे। ठीक है, नक्सलवाद से ये किससे संबंधित है, तो ये नक्सलवाद से संबंधित है। ठीक है, नक्सलवाद से ये संबंधित है। आगे फिर क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि कल्चरल रिवॉल्यूशन के समय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के प्रमुख कौन थे। उस समय चाइना के प्रमुख कौन थे, उसमें प्रमुख थे, सही आंसर में क्या है, माओ जेडांग। माओ जेडांग, ऑप्शन सी माओ जेडांग इसमें बिल्कुल सही आंसर दिए हुए हैं। और एक बात ध्यान में जरूर रखें कि चीन में साम्यवादी पार्टी के जनक के बारे में यदि पूछ ले तो साम्यवादी पार्टी के जनक कौन थे, माओ त्से तुंग। ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसे भी आप लोग ध्यान में अवश्य रखें। और यदि पूछ ले कि भारत में कम्युनिस्ट पार्टी के जनक कौन थे, तो भारत में कम्युनिस्ट पार्टी के जनक थे एम.एन. राय। ये भी आप लोग ध्यान में अवश्य रखें। आगे क्वेश्चन को देखते हैं कि जापान में रक्तहीन क्रांति या फिर कहे तो मेइज पुनः स्थापना किस वर्ष में हुई थी। मेइज की पुनः स्थापना किस वर्ष में हुई थी, तो ये कब हुई थी, ये आप लोग को जल्दी से आंसर करके बताना है। इसमें सही आंसर क्या दिए हुए हैं, तो इसमें सही आंसर हम लोगों का क्या है, इसमें सही आंसर है ऑप्शन बी 1868। ऑप्शन बी 1868 इसमें बिल्कुल सही आंसर दिए हुए हैं। मेजी पुनः स्थापना के साथ
जापान में आधुनिकीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हुआ था और पुराना जो राजघराना को पुनः अधिकार इसके द्वारा ही सौंपा गया था। राजा को अधिकार फिर से प्राप्त हो गया था। ठीक है, तो इसके अंतर्गत ही नेक्स्ट भी क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र में स्थान आवंटन संबंधित है। तो क्या संबंधित, इसमें सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी, चौथी अनुसूची में। किसमें है? तो चौथी अनुसूची में। भारतीय संविधान की चौथी अनुसूची राज्यसभा में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र के स्थान को आवंटित किया है, ये इसमें संबंधित है। भारतीय संविधान में वर्तमान में कितने अनुसूची है? तो 12। भारतीय संविधान में वर्तमान में कितने अनुसूची है? तो कितने? 12 अनुसूची है। और मूल संविधान में 8 अनुसूची थी। तीसरी अनुसूची में उच्च पद पर आसीन पदाधिकारियों की पदग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ ग्रहण से है। और 5वीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है। कौन सा इसमें? तो 5वीं अनुसूची देख रहे हैं, ऑप्शन सी। ठीक है, और वही बात की छठी अनुसूची की, ऑप्शन डी की। तो छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान है। तो इन सभी अनुसूची के बारे में हम लोगों ने जान लिया। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। फिर आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से ओम चालक कौन सा? ओम का चालक इसमें कौन सा है? क्वेश्चन बहुत ही प्यारा से क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछे भी गए हैं। तो इसमें सही आंसर क्या हम लोग का? सिल्वर। ऑप्शन बी, सिल्वर। सिल्वर ओम चालक है। सिल्वर क्या है? ओम चालक। वह चालक जो ओम के नियम का पालन करता है उसे ओमिन चालक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? ओमिन चालक। ठीक है, ओमिन चालक कहते हैं। किसे कहते हैं ओमिन चालक? तो वह चालक जो ओम के नियम का पालन करता है उसे ओमिन चालक कहते हैं। और सभी प्रमुख धातुएं जो है वह ओम चालक है, जैसे कि जर्मेनियम, सिलिकॉन, ये सब अर्धचालक होते हैं। कार्बन अधातु है, आप लोग जानते हैं, यहाँ जो देख रहे हैं ऑप्शन डी कार्बन अधातु है। वही बात करें जर्मेनियम की, तो जर्मेनियम और सिलिकॉन जो है ये दोनों अर्धचालक है। आगे भी क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रकृति होती है। तो इसकी प्रकृति कैसी होती है? इसकी प्रकृति होती है ऋणात्मक। ऑप्शन बी, ऋणात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते फिर, निम्नलिखित में से कौन सा एक परिस्थिति मानव का प्रतिकूल प्रभाव नहीं है? इसमें क्या नहीं है? जल्दी से आपको आंसर कर बताना है। इसमें सही आंसर क्या है? इसमें सही आंसर है सामाजिक वानिकी। सामाजिक वानिकी। सामाजिक वानिकी एक परिस्थिति मानव का प्रतिकूल प्रभाव नहीं है। सामाजिक वानिकी की अवधारणा भारत में 1980 में शुरू हुई थी। कब हुई थी? तो 1980 में प्रारंभिक दशक में देखने को मिलता था। और सामाजिक वानिकी के द्वारा पर्यावरण संवर्धन और आर्थिक लाभ उठाना मुख्य लक्ष्य है इसका। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको अच्छा लगे हो तो आप लोग लाइक जरूर करें, और यदि आप लोग पहली बार इस चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि नए नए वीडियो की सूचना आपको रोजाना मिलते रहे। तो इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप लोग चैनल से जुड़े रहें। वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। बाकी PDF फाइल के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो आप लोग नीचे लिंक के माध्यम से PDF फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते फिर आपसे एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।